नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीपीआरआई का आज एग्ज़ाम हो चुका है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट का नाम था। ओवरऑल पेपर कैसा रहा, यानी हम बड़े रूप में देखें तो पेपर ठीक था या मतलब हार्ड था या इजी था, पूरी डिस्कशन और चर्चा करेंगे आपके साथ। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। आप यदि पेपर देकर आए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और देखो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जब आप किसी को फॉलो करें ना तो पूरा ध्यान से फॉलो करें। मैंने जब नेगेटिव मार्किंग पर वीडियो दिया था तो मैंने आपको ये कहा था कि एग्ज़ाम में जब पेपर अटेम्प्ट करो उससे पहले थोड़ा ध्यान से देख लेना, नेगेटिव मार्किंग की वहाँ डिटेल हो सकती है। तो वही था, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और स्पष्ट लिखा हुआ था जैसे ही आप पेपर स्टार्ट कर रहे थे तो ठीक उससे पहले। तो पूरा पेपर अटेंड करना था या जितने आ रहे हैं उतना ही अटेंड करना था, ये नेगेटिव मार्किंग से डिसाइड होता है और आई थिंक आपने वहाँ से डिसाइड कर लिया होगा। देखो ज़रा क्या है टॉपिक या क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो पूछा क्या था गुरुजी उन्होंने। टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट का नाम था और 19 दिसंबर 2022 को ये पेपर हुआ है। यदि आप एग्ज़ाम पेपर देकर आए हैं तो मिलान कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन किस तरह के आए। देखो, हमें तो बच्चे सेंड करते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस बच्चे सेंड करते हैं हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक एज इट इज़ क्वेश्चन पहुंचा देते हैं। देखो ज़रा सवाल पूछा उसने, थोड़ा सा जो लेटर है इनकी टाइपिंग में एरर हो गई है, बट मैं आपको लिख करके और बोल करके बता दूंगा तो आई थिंक आप इसको समझ जाएंगे पूरा। क्वेश्चन पूछा कि किरचॉफ का पहला नियम कौन सा है, यानी किरचॉफ का फर्स्ट नियम कौन सा है। तो केसीएल बोलते हैं इसको, किरचॉफ करंट नियम। और अगर सेकंड नियम के बारे में पूछ लेता तो केवीएल करना था, यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम है। केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और केवीएल ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बस छोटा छोटा इतना सही याद रखना था। कह रहे कि गुरुजी मेलेट की फ़ोटो दी हुई थी और पूछा था कि क्या काम आता है। देखो, मेलेट की एक पहचान होती है कि ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना। हैमर का एक विशेष प्रकार होता है लेकिन हैमर नहीं होता है। मेलेट सीट मेटल के लिए काम में आता है। सीट मेटल के लिए सबसे उपयुक्त यही होता है, यानी लोहे की चादरें अगर आपको सीधी करनी है तो आप वहाँ पर हैमर यूज नहीं कर सकते। हैमर से इतनी हैमरिंग होगी कि हाथ पे भी चोट लग सकती है, इसलिए मेलेट का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको एक बार मेलेट दिखा देना चाहूँगा होता कैसा है। आइए ज़रा, ये देखो मेलेट ऐसा होता है, ठीक है ना। सॉरी अगर आपको सही से पिक्चर दिखाई दे पा रही होगी तो, नहीं दिखाई दे नहीं रही है, कोई बात नहीं, समझ गए आप। मेलेट जो होता है वो पूरा लकड़ी का ही बना होता है, इसमें कहीं पर कोई कुछ अलग सी डिज़ाइन नहीं होती है। हैमर अलग चीज़ होती है, मेलेट अलग होता है। आगे देखो, गुरुजी क्वेश्चन पूछा कि सीरीज में अगर एक सेल उल्टा जुड़ जाए तो क्या होगा। हमने कितनी बार चर्चा की है इस पॉइंट पर कि अगर एक सेल उल्टा जुड़ेगा तो वोल्टेज घट जाएगी। क्या करेगा वो, सही जुड़े सेलों की वोल्टेज का विरोध करेगा, है ना। जो हमारे सेल सही जुड़े हुए थे उनकी वोल्टेज का वो विरोध करेगा। पहले कुछ क्वेश्चन पर नज़र डाल देते हैं, फिर चर्चा करेंगे पेपर आसान था कि नहीं था और आपको ऐसे पेपर को देखते हुए करना वहाँ पर क्या था। एक मोटर जो पूरी तरह से नहीं घूमती है और स्टेप में चलती है, नाम से ही पता लग रहा है स्टेपर मोटर, है ना। रुक रुक कर चलती है, केवल तब चलती है जब इसको पल्स मिलती है, यानी इलेक्ट्रिक पल्स पर इसकी जो है वो कार्यप्रणाली डिपेंड होती है। फैक्स मशीन में हम इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। आ सकता है पेपरों में, ध्यान रखना फैक्स मशीन में कौन सी मोटर होती है, स्टेपर मोटर होती है। इसका पेपरों में एक न्यूमेरिकल आता है स्टेप का एंगल याद करने का, जिसके 2 फॉर्मूले होते हैं, मैंने बताया हुआ है, कभी फिर बताऊंगा। 4 एम्पियर की करंट है, 10 मिनट तक किसी सर्किट में चलती है, आवेश का मान बताइए। Q बराबर I इंटू टी होता है, यानी करंट इंटू टाइम। ध्यान ये रखना था कि टाइम सेकेंड में होना चाहिए था, यहाँ मिनट में दिया हुआ है, बस और कुछ भी नहीं करना था। और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आएगा आपका 2400 कूलम। फटाफट से करा देता हूँ जिससे आपको एक
अंदाज़ा हो जाए कि पेपर कहाँ से आया था और कैसा आया था। जनरल देखो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल जो है ना आजकल वही आ रहा है जो आपकी थियरी है, कोई भी पेपर क्यों ना हो आपको आसान लगता है। अभी जैसे एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर पेपर टफ था, फिर मैंने कहा बाकी बच्चे बता रहे ठीक ठाक था, तो बोला कि सर टेक्निकल अच्छा था, नॉन टेक सही नहीं था, नॉन टेक में कैलकुलेशन टफ थी। नहीं, दोनों ही टफ नहीं थे। दरअसल टेक्निकल आपका मजबूत हो चुका है इसलिए वो आपको आसान लगता है, तो थोड़ा नॉन टेक पर भी ध्यान दीजिए। जनरेटर से कोई एक सवाल था, वो कह रहे गुरुजी डायग्राम बना कर दिया हुआ था, पता नहीं क्या था, तो बच्चा हमें बता भी नहीं पाया तो अपन ने भी उसको छोड़ दिया। क्रिम्पिंग टूल का जो टीथ साइज होता है ना वो पूछा था गुरुजी। देखो क्रिम्पिंग टूल लग करने वाला होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पर ये भी फिर कैसा आपको दिखेगा, शायद ही दिखेगा, है ना। क्रिम्पिंग टूल ये होता है, देखो, है ना। अब डायग्राम तो आपको इसका भी शायद पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, और इसमें भी इनर टीथ यानी यहाँ पूछ रहा है, तो ये अलग अलग होते हैं। क्रिम्पिंग टूल से हम लग 6 mm का भी कर सकते हैं, हम 16 mm का भी कर सकते हैं छोटे क्रिम्पिंग टूल से। बड़े क्रिम्पिंग टूल से हम 600 mm तक के भी लग करते हैं। तो लग की क्रिम्पिंग करने के काम आता है, बस मोटा मोटा ये समझ लो, और कुछ नहीं था, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा आसान तो हमारे लिए कोई क्वेश्चन क्या ही होगा। मेगर काम में आता है, 500 वोल्ट की डीसी इसमें होती है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी को भी शायद मेगर के बारे में तो ज़रूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। मेगर वाला क्वेश्चन किसी का अगर गलत हो रहा है तो उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अर्थ टेस्टर में डीसी यूज क्यों नहीं कर सकते, देखो अर्थ टेस्टर में एसी होती है। दरअसल ये मेगर का ही दूसरा रूप है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, जो एसी है, अंदर जो डीसी है उसको बाहरी सर्किट में एसी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ टेस्टर अर्थ का रेजिस्टेंस नापता है, और जो अर्थ है इसमें हमारी मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी में दरअसल केमिकल पाए जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि अगर केमिकल को डीसी देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वैद्युतिक अपघटन शुरू हो जाएगा, है ना। क्या होगा वहाँ पर, वैद्युतिक अपघटन, जो फेराडे ने कहा था, बदले में कोई ईएमएफ पैदा करा देगा, केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट व्यवधान से बचना, ठीक है। डी उत्तर इसमें दिया हुआ था, डी क्या, ये अवॉइड वाला ऑप्शन दिया हुआ था। और उसके बाद में कह रहे हैं कि गुरुजी इल्यूमिनेशन की एक कोई परिभाषा पूछी थी, ऑप्शन में परिभाषा दी हुई थी, देखो जैसे बच्चे ने लिखा ना, मैंने उसे वैसा ही कॉपी कर दिया है। इल्यूमिनेशन को हिंदी में प्रदीप्ति बोलते हैं, और प्रदीप्ति क्या होता है, किसी भी प्रकाश या उपकरण के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की कुल फ्लक्स या चुंबकीय विकिरण को बोलते हैं, ठीक है। और आ जाइए भैया, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आया वो ये रहा आपके सामने। सवाल पूछा कि जो चैडविक है उसने न्यूट्रॉन की खोज कब की। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है, न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, वो एक स्टेप आगे और चले गए। क्या पूछा कि न्यूट्रॉन की खोज कब की, तो जेम्स चैडविक इसका पूरा नाम था, 1932 में इसने खोज की थी। अब आप आगे सतर्क हो जाओ, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भी याद रख लेना, ठीक है। इनका भी पूरी डिटेल से दिया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको कभी। और सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक, सिल्वर किसे बोलते हैं, चांदी, तो चांदी और तांबे का रासायनिक तुल्यांक हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, 1.118 मिलीग्राम प्रति कूलाम है। और अगर मिलीग्राम का ऑप्शन नहीं था तो आपको यहाँ पर 3 जीरो लगानी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर 1180 बनेगा, ठीक है। मिलान कर लेना थोड़ा सा और उत्तर, लेकिन चांदी का रासायनिक तुल्यांक पूछा, तांबे का भी पूछ सकता है पेपर वाला, ध्यान रखना। कांस्टेंट जनरेटिंग वोल्टेज कौन देता है, तो स्थिर वोल्टेज उत्पादन तो शंट जनरेटर से ही होता है ना। नियत वोल्टेज कौन करेगा, शंट जनरेटर करेगा। बड़ी मशीनों में कम्यूटेशन को कैसे समाप्त करेंगे, बड़ी मशीनों में कम्यूटेशन समाप्त करने के लिए दरअसल इंटरपोल लगाए जाते हैं, लेकिन अगर इंटरपोल ऑप्शन में नहीं था तो फिर आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग करना है। और फील्ड वाइंडिंग के एम्पीयर टर्न बढ़ाते हैं
ये छोटी मशीनों में करते हैं। छोटी मशीनों में एम्पीयर टर्न बढ़ा देंगे, बड़ी मशीनों में इंटरपोल का उपयोग करेंगे। इंटरपोल ऑप्शन में नहीं है तो आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग वहाँ पर उत्तर कर सकते थे। उसके बाद में कहे गुरुजी कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। 2 उत्तर सही बता रहे हो बच्चा। वोल्टेज सोर्स के बराबर भी होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है और वोल्टेज सोर्स का भी तो आंतरिक प्रतिरोध 0 ही होता है, तो वो वोल्टेज सोर्स के तुल्य होता है। इसी ऑप्शन को करना था। ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप मिलान और कर लेना। और आगे कह रहा है, सवाल पूछा कि मैग्नेटिक पोल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा को क्या बोलते हैं। तो चुंबकीय बल रेखा बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नाम दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो राइट हैंड रूल में 4 फिंगर क्या दर्शाती है। राइट हैंड रूल में अंगूठा है ना, मिडल फिंगर और 4 फिंगर, तीनों का याद ही होगा। फ्लक्स और प्रेरित ईएमएफ की दिशा और चालक के घूमने की दिशा। और उसके बाद में सवाल पूछा कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके साथ में सीरीज में क्या लगाते हैं। रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसे मल्टीप्लायर बोलते हैं। समांतर में लगाते तो इसे शंट बोलते हैं। कुल मिलाकर के टेक्निकल पार्ट ये आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक ही कह सकते हैं। यानी जिन बच्चों की तैयारी थी उनके हिसाब से पेपर ठीक रहा, अच्छा रहा। देखते हैं रिजल्ट कैसा रहेगा। नॉन टेक में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। पुष्कर मेला कहाँ पढ़ते हैं, जैसे मेरे किला कब बनवाया गया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन वो बच्चा मुझे बता रहा था। कथक कहाँ का नृत्य है। आप यदि पेपर देकर आए तो हमें ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा रहा। ये वीडियो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत धन्यवाद।